नमस्कार, मैं ऋषा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21 का स्पेशल सेगमेंट बयानवीर। आज की बड़ी राजनीतिक हलचल हम आपको बताने वाले हैं, जहां राजस्थान में आज राजस्थान दिवस की नई तारीख को लेकर सियासत के गलियारों में घमासान छिड़ गया। एक तरफ जहां बीजेपी से एक नया इतिहास बता रहे, तो वहीं विपक्ष से प्रधानमंत्री की चुप्पी से जोड़कर घेर रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से भी यहाँ तीखे तेवर सामने आए। क्या है इन बयानों के पीछे की असली कहानी? आइए करते हैं इन बयानों का विश्लेषण। चलिए पहले बयान की ओर करेंगे, जहां पर टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान के, उन्होंने बयान दिया है। जूली ने इस बात पर हैरानी जताई है कि नई तिथि से मनाए जा रहे राजस्थान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ट्वीट या बधाई संदेश आखिर क्यों नहीं दिया। आइए पहले आपको टीकाराम जूली का ये बयान सुनवा देता है। आज हमारा राजस्थान दिवस मना रही है हमारी सरकार, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा न कोई ट्वीट किया गया न कोई प्रेस नोट आया, जबकि मोदी जी हर स्टेट का जो स्थापना दिवस होता है उस पर ट्वीट करते हैं, पोस्ट डालते हैं, बधाई देते हैं। तो क्या राजस्थान सरकार ने उनसे पूछा नहीं था क्या जो राजस्थान दिवस की तिथि जो चेंज की है, क्या नाराजगी है या सब कुछ ठीक नहीं है? ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जूली का तर्क है कि जब राज्य की बीजेपी सरकार और कार्यकर्ता इसे ऐतिहासिक बदलाव बताकर कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं, तो खुद उनके सबसे बड़े जो नेता हैं पीएम, उन्होंने इसे स्वीकार क्यों नहीं दिया। जूली यहाँ पर ये जताना चाह रहे हैं कि नई तिथि केवल स्थानीय स्तर का एक राजनीतिक तुष्टीकरण है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से यहाँ पर नहीं लिया गया। यहाँ पर कांग्रेस ये संदेश दे रही है कि बीजेपी इतिहास बदलने की कोशिशों में अपनों से ही अलग थलग पड़ गई है। चलिए अब दूसरे बयान की रुख करेंगे, जहां पर पवन खेड़ा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने बयान दिया है। पवन खेड़ा ने बयान दिया कि खेड़ा ने इसे इम्तिहान की घड़ी बताया और कहा कि देश, धर्म और विरासत को गुंडों के हाथों में ना सौंपने की यहाँ पर लोगों से उन्होंने अपील की है। आइए पहले आपको पवन खेड़ा का ये भावनात्मक जो अपील है वो बयान आपको सुनवा देते हैं। साथियों, जब भी कोई त्योहार आता है इस देश में, वो होली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हम सब चाहते हैं कि हम खुशी से उसको मनाएं, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और समाज में भी हम खुशियां बांटें। यही त्योहारों का मकसद होता था। लेकिन पिछले 10-12 सालों में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिसमें हनुमान जयंती हो तो साहब मस्जिद के बाहर नाचना है, बड़ा बड़ा डीजे बजा बजा के सताना है लोगों को। क्रिसमस हो तो चर्च में जाकर उत्पात मचाना है, तोड़फोड़ करनी है। ऐसा लगता है जैसे एक एंट्रेंस टेस्ट चल रहा है भाजपा का। जो जितनी हेट स्पीच इस्तेमाल करेगा, टोपी दाढ़ी वालों को सताएगा, लिंच करेगा, घटिया नारे लगाएगा, नफरती भाषा में बात करेगा, वो बीजेपी में उतना ही आगे बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले होली थी, दिल्ली के उत्तम नगर में 2 लोगों में झगड़ा हुआ, तरुण नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई, वो मर गया। उसके बाद आरएसएस और बीजेपी ने इस पूरे वाकये को इतना उग्र कर दिया, इतना सांप्रदायिक कर दिया कि आज दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकालते हुए लोग दिखते हैं कि साहब खूनी ईद होगी, मुसलमानों का सफाया कर दिया जाएगा, और दिल्ली पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बनकर बैठी है। भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? 2020 जैसा माहौल चाहते हो? फिर से दंगे हो? क्या चाहते हो आप? क्यों नहीं इनको रोकते? क्यों इस तरह के माहौल को बढ़ने दे रहे हो? वाराणसी में इफ्तार कर लिया, गिरफ्तार हो गए। पुणे में इफ्तार कर रहे हैं, उनपे हमला, उनको घायल कर दिया। मधुबनी में, बिहार में एक रोजेदार महिला को पेशाब पिलाया और उसके बाद उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। ये क्या माहौल है? आजकल एक और फैशन हो गया है। इजराइल के नए नए इश्कजादे घूम रहे हैं सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया में। अरे इश्कजादों, आपको पता है कि भारत का ईरान से जो रिश्ता है वो कितना पुराना है और क्यों है? क्या आपको थोड़ा सा आइडिया है कि भारत फिलिस्तीन के साथ किन परिस्थितियों में और क्यों खड़ा रहा, और कैसे भारत का विश्व में इतना बड़ा कद हुआ? इतना बड़ा कद इसीलिए हुआ कि भारत सिद्धांतों पर चला। आज ऊपर से नीचे तक देखिए, सरकार में और पार्टी में, बीजेपी में सब इश्कजादे बने घूम रहे हैं इजराइल के। कह रहे हैं इजराइल हमारा फादरलैंड है, फादरलैंड होगा आपका फादरलैंड। लेकिन प्रधानमंत्री से हमें कोई उम्मीद है नहीं। ये जो आरएसएस ने नफरत के बीज बहुत सालों से बोए हैं, अब वो बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। नरेंद्र मोदी की सरकार का संरक्षण है, फल भी आ रहे हैं उसमें। और जहां जहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, वहां बीजेपी का ग्राफ भी चढ़ता है।
तो हमें इनसे उम्मीद नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री इन्हीं रास्तों पर गुजरकर, इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़कर यहां तक पहुंचे हैं, तो उनको छोड़ दीजिए। लेकिन दिल्ली पुलिस और अधिकारियों से हमारी ये गुजारिश है कि नफरत की इन दीवारों को इतना मत बढ़ने दो कि हमारी असली पहचान, इस देश की पहचान, इस सभ्यता की पहचान उसमें ढक जाए। ये इम्तिहान की घड़ी है, ना केवल पुलिस के लिए, ना केवल सरकारों के लिए, उनको तो छोड़ ही दीजिए, ये मेरे और आपके लिए, हिंदुओं के लिए बहुत बड़े इम्तिहान का दौर है। क्या हम अपने धर्म को इन वाहियात लोगों के हाथों में बिकने देंगे? क्या इस संघ जैसे लोगों के हाथ में क्या हमने ठेका दे दिया अपने धर्म का? क्या हम बचाएंगे अपने धर्म को? ये इम्तिहान पूरा विश्व देख रहा है और इसमें हमें पास होना है। इस सभ्यता को फेल नहीं होने देना, अपनी विरासत को फेल नहीं होने देना है। हमें पूरी उम्मीद है हम मिलकर इन नफरती गैंग्स का मुकाबला करेंगे, इनको फिर से इनके नागपुर के बैरक्स में भेजेंगे। तो ये जो बयान है वो सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की कार्यशैली पर हमला है। गुंडे शब्द का इस्तेमाल कर पवन खेड़ा कानून व्यवस्था या फिर कट्टरपंथी तत्वों की ओर यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। भावनात्मक अपील करना, खेड़ा यहाँ पर राजनीति को केवल आंकड़ों से हटाकर अस्तित्व और विरासत की एक लड़ाई बना रहे हैं, ताकि जनता को भावनात्मक स्तर पर यहाँ जोड़ा जा सके। भाई कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस अब सभ्यता और धर्म के मुद्दे पर बीजेपी को उसी के मैदान में चुनौती देने की कोशिश कर रही है। तो साफ है कि राजस्थान में दिवस की यहाँ पर तारीख बदली गई, लेकिन सियासत का जो मिजाज है वो वही की वही पुराना और तीखा है। टीकाराम जूली ने यहाँ पर पीएम की चुप्पी को ढाल बना दिया, तो वहीं पवन खेड़ा ने इस लड़ाई को देश की विरासत बचाने के महासंग्राम से जोड़ दिया। अब देखना यह है कि बीजेपी इन हमलों का आखिर जवाब किस अंदाज में देती है। तो फिलहाल बयानवीर में इतना ही। नए नए बयानवीरों को सुनने के लिए और देखने के लिए देखते रहे News 21। फिलहाल मनीषा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहूंगी।